हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा उपन्यास, जिसके 17 भाग पूरे हो चुके हैं और ये 18वां भाग है। इसका नाम है नए राजा महाराजा हैं IAS। तो शुरू करते हैं। इंटरनेट मीडिया में मनरेगा घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरी झारखंड की खनन और उद्योग सचिव IAS पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय ED की कार्रवाई से 19 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त होने के बाद प्रशासन में भ्रष्टाचार की गंभीर होती समस्या और जनता के पैसे के दुरुपयोग पर बहस छिड़ गई। राजस्थान से लेकर झारखंड तक, छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की समस्या कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। वैसे यह बात छुपी बात नहीं है कि रोजमर्रा के जीवन में लोगों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर बिजली के बिलों को ठीक करवाने के लिए भी रिश्वत का चलन आम बात है। और ये सब तब है जब ज़्यादातर सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हों। अक्सर देखने में आता है कि सरकारी दफ्तर से जुड़ा हुआ काम करवाने से आम आदमी के छक्के छूट जाते हैं। छोटे से काम के लिए उसे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपनी एक समस्या के निस्तारण के लिए जिले की जनता को तहसील दिवस अथवा थाना दिवस में बार बार प्रार्थना देने पड़ते हैं। एक बात यह भी है कि भारत में लोग संयम नहीं रखते। उन्हें अपने कार्य को कराने की जल्दबाजी होती है। दस्तावेज पूर्ण होने पर भी लोग सरकारी कर्मचारियों की जी हुजूरी करते हैं। जनता को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अधिकारी या कर्मचारी अगर टाल मटोल कर रहा है तो करने दें। देरी से ही सही, काम नियम के तहत कराना चाहिए। रिश्वत नहीं देनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी से सबसे ज्यादा रिश्वत पुलिस, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और हाउसिंग सेल व लैंड रिकॉर्ड वाले दफ्तरों में मांगी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सार्वजनिक कार्यालयों से काम कराने के लिए देश के 62% लोगों को रिश्वत देने का अनुभव है। आज चाहे हम उच्च स्तर पर देखें या निम्न स्तर पर, दोनों की तरह के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सामान्य जनता की पहुंच से बाहर हैं। यहाँ तक कि वे आम जनता की शिकायत सुनने के लिए फोन पर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। माना कि अधिकारियों पर काम का बोझ है, परंतु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामान्य जन के टैक्स के भुगतान से ही नौकरशाही की गाड़ी दौड़ रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अब ये सेवाएं न रहकर अधिकारियों की आरामगाह बन गई हैं। पंचायतों से लेकर देश के बड़े शहरों तक आमजन प्रशासनिक तंत्र से असंतुष्ट दिखते हैं। ऐसे में सिविल सेवकों को आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के साथ उनमें उनके प्रति संवेदनशीलता जगाना एक अहम चुनौती बन गई है। और हम तमाम प्रयासों के बावजूद भी वांछित नौकरशाही समूह विकसित नहीं कर पाए हैं। स्वच्छ प्रशासन के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं। मसलन नौकरशाहों को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के उद्देश्य से उन्हें हर साल अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपना होता है। परंतु देखने में आया है कि इस नियम की अक्सर अनदेखी होती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का तो यहाँ तक मानना है कि भारत के विकास में बाधा का सबसे बड़ा जिम्मेदार इसकी नौकरशाही को ही ठहराया जाना चाहिए। अब तो आलम यह है कि लोग नौकरशाही को सेवा प्रदाता के बजाय शोषण के एजेंट के रूप में देखने लगे हैं। प्रशासन और आम जनता में दूरी इस कदर बन गई है कि एक तरह से नौकरशाही में मध्यकाल की सामंतशाही नजर आती है। अंतर सिर्फ यह है कि शोषण का अंदाज बदल गया है और इसमें भ्रष्टाचार की भूमिका केंद्रीय हो गई है। आमतौर पर कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं सिविल सेवा के लिए चुनी जाती हैं। इसके आकर्षण पर कॉरपोरेट जगत की भारी भरकम तनख्वाह वाली नौकरी भी कोई असर नहीं डाल पाती।
दुख तो तब होता है जब देश की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा पास कर सेवा में आने वाले एक के बाद एक अफसरों की चर्चा सकारात्मक कार्यों से अधिक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए होने लगे। साफ जाहिर होता है कि भारतीय नौकरशाही के इस्पाती ढांचे में जंग लग रहा है। ऐसे में भारत कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? गौरतलब है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री की शुरुआत की गई है। ये प्रशंसनीय कदम है, परंतु शासन में उत्पन्न खामियों को दूर करने हेतु लेटरल एंट्री कोई अंतिम विकल्प नहीं है। पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार हर वर्ष बड़ी तादाद में अक्षम और भ्रष्ट अफसरों की समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर काम कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 312 अधिकारियों कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में जबरन रिटायर किया गया। यह एक अच्छी पहल है और इस पर तेजी से काम होना चाहिए। इससे लाभ यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर अच्छा प्रदर्शन करने तथा स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने का दबाव बनेगा। कॉरपोरेट प्रशासन में भी सुस्त पड़ गए कर्मचारियों को आकर्षक पैकेज देकर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस क्षेत्र में यह कुछ हद तक भी सफल रहा है। इसीलिए ऐसा ही तरीका राज्य सरकारों को भी प्रशासनिक तथा अधीनस्थ सेवाओं के लिए अपनाना चाहिए। इस मार्ग से शायद भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, धीमी कार्यशैली, लाल फीताशाही जैसी कार्यपद्धति से देश को छुटकारा मिल सके। शासन की नीतियां कितनी ही अच्छी क्यों न हो, यदि नौकरशाही ईमानदार और कार्य के प्रति लगनशील नहीं है तो परिणाम अच्छे नहीं मिलते। ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब सरकार द्वारा अच्छी नीयत से जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गईं, लेकिन नौकरशाही की भ्रष्ट नीतियों के कारण वे अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। अब प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से रच बस गया है, उसे देखते हुए सरकार को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की जरूरत है। समय समय पर किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भ्रष्टाचार मानव की नैतिक दुर्बलता से इतना उत्पन्न नहीं होता जितना कि तंत्र में विद्यमान उन अंतर्निहित प्रणालीगत कमजोरियों से होता है। ये कमजोरियां भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करती हैं। इसीलिए केवल प्रशासनिक सतर्कता भ्रष्टाचार पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी और प्रणालीगत आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार भी शामिल हों। इसके अलावा एक सुझाव यह भी है कि सार्वजनिक सेवाओं को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए जिला अधिकारियों को जिले की विकास योजनाएं लागू करने का एकमात्र जिम्मेदार बनाने के बजाय चयनित जनप्रतिनिधियों की कमेटी का सीईओ मात्र बनाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत स्तर पर पहले ही कर दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक सेवाओं को दो भागों में बांटने की जरूरत है। एक हिस्सा पूरी तरह ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए होना चाहिए और दूसरा अन्य सभी कामों के लिए। अगर हमें नए भारत का सपना साकार करना है और सबको न्याय तथा विकास का लाभ देना है, तो देश की उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रशिक्षण और नियुक्ति में सुधार की दृष्टि से अलग समिति की सिफारिशों पर गौर करने की जरूरत है। समिति ने सुझाव दिया था कि उच्च प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं को औपनिवेशिक पद्धति से अपने को मुक्त करना चाहिए। मैकाले की चलाई गई अंग्रेजी परीक्षा और सामान्य ज्ञान से हटकर प्रशासकों का मूल्यांकन 21वीं शताब्दी की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर आधारित हो और डिजिटल दौर में तकनीकों के प्रभाव, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों को प्रशासनिक सेवाओं का आधार बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार
एक बहुआयामी व दीर्घकालिक रणनीति द्वारा ही लोक सेवाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सार्वजनिक निधियों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। नए राजा महाराजा हैं भारत में आईएएस। मेरा अपना तजुर्बा है। मोदी जी के कार्यकाल में सामान्य आईएएस का रुतबा लगभग 10 गुना बढ़ गया है। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में भी मैंने आईएएस को निकट से देखा, मायावती के समय में भी देखा। जनप्रतिनिधियों का एक कंट्रोल दिखता था, परंतु वर्तमान में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जबरदस्त दिखता है। संजीव खैरवार दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्हें अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए पूरा स्टेडियम खाली चाहिए। यह तो बहुत सामान्य बात है। अभी पूजा सिंघल गिरफ्तार की गई। ये हजारों करोड़ का मामला है। 20 करोड़ रुपए में घर में निकले। 2 या 3 दिन के अंदर मीडिया से बात गायब हो गई। अब जांच भी आईएएस करेंगे और रास्ता भी वही निकाल देंगे और कुछ दिनों बाद वह जेल से बाहर भी आ जाएंगी। ऐसे ही नहीं हुआ यह सब कुछ। मोदी जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग बुलाकर कह दिया था कि मंत्री की कोई बात समझ ना आए तब सीधे उन्हें बताएं। बस एक ही मौका चाहिए होता है। ज्यादातर मंत्री 2 कौड़ी के हो गए हैं। एक केंद्र के मंत्री कह रहे थे कि उसी समय कि पता नहीं मुझे सचिव की सीआर लिखनी है या वह मेरी लिख रहा है। और वाकई कुछ दिनों बाद मंत्री नहीं रहे। जय हो। पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से सेना के कंट्रोल में रहता है। उसी तर्ज पर भारत में सब कुछ आईएएस के कंट्रोल में रहता है। झारखंड की सोरेन सरकार की नाक का बाल नहीं रही। पैसों की पूजा करने वाली आईएएस पूजा सिंघल पुरवार के ठिकानों पर ईडी के छापे में 20 करोड़ कैश और 150 करोड़ की संपत्ति मिली। यह कोई पहली आईएएस नहीं है जिनके पास इतना पैसा या संपत्ति मिली। यदि सरकार की कृपा से मलाईदार महकमे की कमान और बड़े जिलों में पोस्टिंग मिलती रहे तो 15-20 साल में कोई भी आईएएस आईपीएस इतना धन आसानी से बना लेता है। पिछले 25 सालों में प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा जैसी सर्विसेज ऐशो आराम, शानो शौकत और रुतबा गांठते हुए बिना जोखिम उठाए करोड़ों अरबों में खेलने का जरिया बन गए हैं। इन पदों का रसूख, इनसे कमाई की असीमित संभावना का आकर्षण ही युवाओं में यूपीएससी की तैयारी की वजह बन रहा है। सेलेक्ट होने के बाद के इंटरव्यूज में कही जाने वाली जनता की सेवा, सिस्टम में बदलाव, विकास में योगदान जैसी बातें महज छलावा होती हैं। इस फील्ड में आने के बाद फील्ड में तैनाती का अर्थ है कमाई का अवसर मिलना। बड़े जिले में तैनाती का मकसद है ज्यादा कमाई के अवसर खोजना। सेक्रेटेरिएट या पीएचक्यू में तैनाती का मतलब है मनमानी सुविधाओं में कटौती हो जाना और कमाई के असीमित अवसर से वंचित हो जाना। जब तक अंग्रेजों की दी गई इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जाएगा, इनकी सीधी जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, इन पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक इस फील्ड की पूजाएं करोड़ों में खेलती रहेंगी। लेकिन इन पर नियंत्रण रखेगा कौन? इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? क्योंकि जिन्हें ये व्यवस्था बदलना है वही तो इन्हें संरक्षण देते हैं। यह पोस्ट पूजा सिंघल मामले पर मुनीश्वर जी ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखी। आईएएस आईपीएस धरती के भगवान हैं। आपके पास जादुई छड़ी होती है, आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके एक कॉल पर जिला हिलता है, आपकी सलाह से सरकारें चलती हैं। आप सचमुच भगवान हैं। भगवान जी, आप किस्मत और कर्म के धनी हैं। सिर्फ एक परीक्षा पास करते हैं और समाज के सबसे बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं। आपकी हनक और ठसक से हर कोई वाकिफ है। नाम सिविल सर्वेंट है लेकिन ठसक सामंतों वाली रखते हैं। आधुनिक जमाने के तो राजा आप ही लोग हैं। अगर आप आईएएस आईपीएस हैं तो आपके पिताजी वीसी बन जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद आयोग के सदस्य बन सकते हैं। आपकी पत्नी संस्थान का डायरेक्टर बन सकती हैं। आप सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल खोल सकते हैं। आप 10 बीघा में मछली पालन कर सकते हैं। आप बड़े निजी स्कूलों की लाइन लगा सकते हैं।
आपका भाई नेशनल चैनल का पत्रकार बन सकता है। आप चैनल के पत्रकारों को मैगजीन के नाम पर 5-5 करोड़ का विज्ञापन देकर भैया बन सकते हैं। आपके बेटे मोइनुल हक स्टेडियम में नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में टेनिस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और वे पटना के सरकारी स्कूल में नहीं, रजवाड़ों के सिंधिया स्कूल में पढ़ सकते हैं। आईएएस आईपीएस धरती के भगवान हैं। आप चाहें तो नौकरी छोड़कर किसी मंदिर के सेक्रेटरी डायरेक्टर बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप किसी संस्थान के महानिदेशक बन सकते हैं। आप आईएएस बन गए और आपके नाक के नीचे करोड़ों रुपए का घोटाला होगा, लेकिन लालू यादव की तरह आप भी बच निकलेंगे। रिटायरमेंट के बाद आप खुद भी बीसी बन सकते हैं। आपके जैसे बाल बुतरू को पढ़ाने वाले प्रकांड प्रोफेसर साहब लोग भले ही बीसी न बने, लेकिन आप चुटकी बजाकर बीसी बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए बाबा बन सकते हैं। आप आईएएस बन गए तो रिटायरमेंट के बाद आप गांधी जी की धरोहर के सीएम बन सकते हैं। आप पर भले ही सूचना छिपाने का आरोप लगता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप सूचना आयुक्त बन सकते हैं। दोस्तों, इस भाग का आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।